लेक्चर नंबर 59 पार्ट 2 इंड एस 110 कंसोलिडेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। पिछला लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है तो हम लोग डेफर टैक्स निकालते हैं और स्टेप 2A और 2B दोनों में इफेक्ट देते हैं। क्वेश्चन में अगर इन्वेंट्री सेल कर रहा है या फिर कोई भी ट्रेड पेबल सेल हो रहा है, ये सेल कौन कर रहा है? सेलर कर रहा है, सब्सिडरी कर रहा है। तो क्या करना होता था? तो जब इन्वेंट्री या फिर कोई भी चीज़ सेल हो रहा है जिसको हम लोग रिकॉर्ड किए थे एट द टाइम ऑफ INA, तो उसको रिवर्स करना होता है। ट्रू। तो ये हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे। इस लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है URP, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, URP। ठीक है, क्या होता है URP भाई? URP का फुल फॉर्म है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ड्यू टू इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ओके। व्हाट इज इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन? इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मतलब दो कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन। ये जो इंटर कंपनी का बात करेंगे जिसपे URP आएगा वो होगा रिलेटेड कंपनी का इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो होगा वो। ओके, परफेक्ट। एक बात बताओ, अगर पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी को कुछ सामान बेच रहा है एट प्रॉफिट, ठीक है, ये 100 रुपये का, ये 80 रुपये का सामान को बेचा है 100 रुपये पे, तो ये अपने बुक्स पे कितना पे लिखेगा? उसको 80 पे लिखेगा कि 100 पे लिखेगा? ये जितना पे खरीदा 100 रुपये पे खरीदा, तो ये अपने बुक्स में लिखेगा 100 रुपये पे। ओके, परफेक्ट। तो इसके बाद 100 रुपये का सामान है, ये 80 रुपये का सामान को 100 रुपये पे बेच दिया है, तो ये 20 रुपये अपने पास प्रॉफिट बुक कर लिया कि हमको 20 रुपये प्रॉफिट हुआ है सेल पे, और ये अपना 100 रुपये का सामान परचेज किया। ओके, वेरी गुड। ईयर एंड पे ये लोग थ्रू आउट द ईयर ये इतना सेल किया, 80 रुपये का सामान 100 रुपये पे बेच दिया, और ये पूरा साल में 100 रुपये का सामान इसे खरीदा है। ओके, ईयर एंड पे क्या हुआ कि जो भी सामान इसे खरीदा था पेरेंट से, वो सामान इसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके भाई, पड़ा हुआ है। जो भी कंपनी पेरेंट होता है वो ईयर एंड पे CFS बनाता है। SFS बनाने के बाद, पता है तुमको? ठीक है, हाँ भाई, ईयर एंड पे CFS बनाता है। और CFS क्या होता है? CFS इज द कंसोलिडेटेड डेटा ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडियरी। ठीक है, CFS में दो आइटम बनता है, P&L और बैलेंस शीट। PL और बैलेंस शीट। अभी तक हम लोग CFS के नाम पे सिर्फ बैलेंस शीट बनाते थे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन CFS में P&L भी बनता है कंसोलिडेटेड, कि पेरेंट का जितना सेल्स है और सब्सिडियरी का जितना सेल्स है, दोनों को मिला के सेल हम लोग दिखाते हैं CFS में। पेरेंट का जितना परचेज है और सब्सिडियरी का जितना परचेज है, वो दोनों को मिक्स करके हम लोग दिखाते हैं CFS के P&L में। तो CFS के P&L में सब्सिडियरी और पेरेंट दोनों का परचेज, सब्सिडियरी और पेरेंट दोनों का सेल, सब्सिडियरी पेरेंट दोनों का प्रॉफिट, सब इसमें दिख रहा होगा। ट्रू? यस। तो एक बात बताओ, ये जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन किया था, 100 रुपये का सामान बेचा, इसके बाद 100 रुपये का परचेज हुआ, तो पेरेंट के सेल्स में 100 रुपये दिख रहा होगा, सेलर के पेरेंट के बुक्स में 100 रुपये दिख रहा होगा, सब्सिडियरी के बुक्स में 100 रुपये का परचेज दिख रहा होगा। तो जब P&L बनाओगे तो सेलर के बुक से सेल ले जाओगे 100 रुपये का, और सब्सिडियरी के बुक से 100 रुपये का तुम परचेज दिखाओगे। तो जब P&L बनेगा कंसोलिडेटेड, तो सेल 100 रुपये का होगा, जो पेरेंट किया था, किसको? सब्सिडियरी को, और यही सब्सिडियरी का परचेज यहाँ 100 रुपये पे दिख रहा होगा। तो भाई अपने आप ही को बेच के, मतलब अपने आप को ही बेच रहा है और खुद से खरीद रहा है, तो CFS तो गलत बन गया तुम्हारा। इसीलिए बोला जाता है, या फिर हम लोग अभी तो क्या करते थे कि जो भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता था उसको CFS बनाते टाइम हम लोग एलिमिनेट कर देते थे। इसका एग्जाम्पल क्या था कि जब SFS में इन्वेस्टमेंट इन शेयर हुआ होता था, उसको हम लोग CFS में नहीं लाते थे, डबल एंट्री हो जाता, जैसे कि अभी डबल एंट्री इफेक्ट हो गया। ट्रू। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई एक तो पहला चीज़ कि अपने आप को ही बेच के अपने से खरीद रहा है, वो मिस्टेक, एक चीज़ वो मिस्टेक। ओके। दूसरा चीज़, जब हम लोग पेरेंट के बुक से, पेरेंट के P&L से कंसोलिडेटेड P&L बना रहे थे, तो पेरेंट का प्रॉफिट भी लाए होंगे। सही बात है। तो पेरेंट का तुम प्रॉफिट लाए होगे 20 रुपया। ये 20 रुपया क्यों हुआ था? क्योंकि 100 रुपये का सेल किया था, वो 80 रुपये का कॉस्ट का सामान 100 रुपये बेचा था, तो 20 रुपये को प्रॉफिट लाया हुआ था। तो ये तो तुम ले आओगे, पेरेंट का प्रॉफिट तुम कंसोलिडेटेड P&L में 20 रुपये का प्रॉफिट दिखा दोगे, लेकिन ये तो प्रॉफिट नहीं दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए भाई? 20 रुपये का प्रॉफिट हम बेचे तो हैं,
लेकिन भाई बेचे हो तो किसको बेचे हो? तुम अपने ही आदमी को बेचे हो, अपने ही कंपनी को बेचे हो, तो ये प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, तो 20 रुपये का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ट्रू? ओके भाई, मान लिए 20 रुपये का प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि ये जो सामान 100 रुपये का बेचा था, 80 रुपये का सामान जो 100 रुपये में बेचा था, और सब्सिडरी जो 100 रुपये का सामान खरीदा था, अगर ये सामान वो सब्सिडरी बेच दे, फिर से आगे बेच दे, तो क्या हमको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का फिर से एलिमिनेशन करना पड़ेगा? हाँ भाई, करना तो पड़ेगा। क्यों? परचेज और सेल दोनों को, सॉरी, सेल और परचेज, पेरेंट और सब्सिडरी दोनों का परचेज सेल तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को परचेज सेल किया है, तो वो तो कम करेंगे ही। ठीक है, तो दोनों की तरफ से हम लोग परचेज और सेल माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, ओके। जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, तो जो पेरेंट 100 रुपये का सामान सब्सिडरी को बेचा था, वो 100 रुपये इसका सेल और इसका 100 रुपये का परचेज कम कर देंगे। लेकिन जो सब्सिडियरी आगे बेच रहा है, जो सेल्स कर रहा है, वो तो रिकॉर्ड होगा। हाँ भाई, वो तो रिकॉर्ड करेंगे। ट्रू, उसमें तो कोई गलती नहीं है। भले ही इन्वेंट्री इसका है, लेकिन हम परचेज करके आर्म्स लेंथ पे खरीद के उसको अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच रहे हैं, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 सेल्स तो वो जाएगा ही जाएगा। ठीक है भाई, 2 सेल्स हो जाएगा। परफेक्ट। तो ये खरीदा था इससे 100 रुपये में, ये आगे बेच रहा है 120 रुपये में, तो ये जो 120 रुपये में बेचा तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 20 रुपये का प्रॉफिट यहाँ लिखा गया। तो क्या अब इस प्रॉफिट को भी एलिमिनेट करना? अरे काहे करेंगे भाई, इसका सामान ही कुछ भी कर रहा है, आगे बेच दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको सिर्फ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो है परचेज का और सेल का, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉफिट हो रहा था जब पेरेंट बेचा, उसको एलिमिनेट करने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है भाई? क्योंकि पेरेंट कमाया 20 रुपया, तो वो आ गया कंसोलिडेटेड P&L में। सब्सिडरी फिर से वही सामान को बेच के फिर से 20 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो 20 + 20 40 रुपया हो तो गया। तो कंपनी को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपया। परफेक्ट। तो 40 रुपया तुम P&L में दिखा सकते हो प्रॉफिट में। परफेक्ट। तो एक बात बता, तुम पहले क्यों बोला था कि प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा? बताते हैं, सुनो। ये 100 रुपये का सामान बेचा पेरेंट, सब्सिडरी 100 रुपये का सामान खरीदा। ओके, 100 रुपये के ऊपर ही प्रॉफिट कितना बुक किया है? 20 रुपये का। तो इसका 20 रुपया दिख रहा है। लेकिन ये जो 100 रुपये का सामान इसके पास आया है, सब्सिडरी के पास, ये इसको आगे बेचा ही नहीं। जब ये आगे नहीं बेचा, तो ये इन्वेंट्री इसका क्लोजिंग स्टॉक पे आ रहा होगा 100 रुपये के हिसाब से। लेकिन क्योंकि ये 100 रुपये पे खरीदा था, लेकिन जब कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तो सब्सिडरी का इन्वेंट्री 100 रुपया पर आ रहा होगा। लेकिन क्या इन्वेंट्री का दाम 100 रुपया है? नहीं, इन्वेंट्री का दाम तो 80 रुपया है। कैसे भाई? सब्सिडरी खरीदा तो है 100 रुपये पे। अरे भाई, सब्सिडरी और पेरेंट एक ही कंपनी तो है, इसीलिए तो कंसोलिडेटेड बना रहे हैं। तो इसका जो इन्वेंट्री, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 80 रुपया। तो हम लोगों को जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको 80 रुपये पे दिखाना पड़ेगा, ना कि 100 रुपये पे। क्यों? क्योंकि ये जो इन्वेंट्री से खरीदा था वो आगे बेचा ही नहीं है, इसी के पास इन्वेंट्री है, और इसी के पास इन्वेंट्री है। और हम लोग ईयर एंड पे दोनों का इन्वेंट्री, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेरेंट का भी इन्वेंट्री और सब्सिडरी का भी इन्वेंट्री लेते हैं। तो पेरेंट का इन्वेंट्री तो ले लोगे, सब्सिडरी का जब इन्वेंट्री लोगे तो 100 रुपये पे दिख रहा होगा। लेकिन क्या उसका दाम 100 रुपया? नहीं, उसका दाम 80 रुपया है। तो टोटल इन्वेंट्री, पेरेंट का इन्वेंट्री प्लस 80 रुपया होना चाहिए, ना कि पेरेंट का इन्वेंट्री प्लस 100। ट्रू, मतलब हमको इन्वेंट्री का वैल्यू कम करना पड़ेगा। ऐसा कब करना पड़ा? क्योंकि इन्वेंट्री बिका नहीं आगे, इन्वेंट्री मेरे ही पास है, तो उसको हम सेल प्राइस पे क्यों दिखाएं? उसको तो कॉस्ट पे दिखाना होता है ना। इसीलिए जब भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो 2 चीज को एलिमिनेट करना पड़ता है। पहला, द इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है, दैट इज परचेज सेल अगर हुआ है, तो परचेज को भी कम करो और सेल को भी कम करो। परचेज किसका परचेज कम करोगे? जो खरीदा है। और सेल किसका कम कर दोगे? जो बेचा है। पेरेंट बेच सकता है, सब्सिडरी बेच सकता है एक दूसरे को। ट्रू। तो एक चीज, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ पहले उसको कैंसिल करो। दूसरा, उस ट्रांजैक्शन की वजह से जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, समझे? लेकिन ये जो प्रॉफिट है वो कितना कैंसिल करना है, पूरा या फिर क्या, ये डिपेंड करेगा कि कितना का इन्वेंट्री बचा हुआ है। अगर 100 रुपये का सामान ही बेचा और उसके ऊपर 20 रुपये प्रॉफिट कमाया, मतलब 50 रुपये पे 10 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 100 रुपये का सामान बेचा, मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया। इसके बाद 100 रुपये का सामान है। ओके, क्या हो रहा है कि 100 रुपये का सामान में से पूरा 100 का ना बेच के सिर्फ 50 रुपये का सामान बेच रहा है, और 10 रुपये का प्रॉफिट और आगे का जो भी प्रॉफिट है सब्सिडरी अपना संभाल रहा है।
ट्रू। इसके बाद सामान कितना का बचा हुआ है, 50 रुपये का। तो ये अपना इन्वेंट्री 50 रुपये दिखा रहा होगा, लेकिन CFS में उसका दाम कितना हुआ, 40 ही रुपया हुआ, क्योंकि 10 रुपये का प्रॉफिट उसमें एडेड है पेरेंट का, तो इन्वेंट्री 40 पे आएगा। ट्रू। तो हम लोग इस सिचुएशन में प्रॉफिट को 20 रुपये से नहीं कम करेंगे, सिर्फ 10 रुपये से कम करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री में सिर्फ 10 ही रुपये का प्रॉफिट एडेड है, तो उतना कम करेंगे। और इन्वेंट्री से 50 रुपये का बचा हुआ है, अगर इन्वेंट्री पूरा 100 रुपये का बचा होता है तो 20 रुपये का एलिमिनेशन करते हैं। इन्वेंट्री में जितना प्रॉफिट है हम लोग उतना एलिमिनेट करते हैं। कॉमन सेंस। ट्रू। तो जब भी इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दो चीज़ एलिमिनेशन। पहला, जो ट्रांजैक्शन जो भी हुआ है पहले उसको एलिमिनेट करो, जितना का ट्रांजैक्शन है, 100 रुपये का परचेज, 100 रुपये का सेल, पूरा 100% जो जितना अमाउंट है उसका एलिमिनेशन करो। और जो भी प्रॉफिट हो रहा है ड्यू टू सच ट्रांजैक्शन, और वो प्रॉफिट इज स्टिल क्या उसको कहते हैं, पाइल्ड अप इन द इन्वेंट्री, तो उस प्रॉफिट को तुमको कम करना होगा। समझ में आ गया? ये जो प्रॉफिट होता है उसको कहते हैं URP। URP का फुल फॉर्म अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये लॉजिकली तो तुम समझ गया कॉन्सेप्ट क्या है, कि जितना का इन्वेंट्री, कि हमको तो A और B तो एक ही कंपनी है, तो E अपने आप को ही इन्वेंट्री बेच रही है, इन्वेंट्री आगे नहीं बिक रहा, तो इन्वेंट्री इसी के पास है, तो इसका इन्वेंट्री में प्रॉफिट ऐड नहीं होना चाहिए, तो प्रॉफिट हम लोग कम कर देते हैं, और एक दूसरे को जो परचेज सेल किया है उसको कम कर देते हैं। ट्रू। तो एक्चुअल फिगर हमको पता चल जाए। ठीक है। तुम जब रफ कॉपी में देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि अपने पेज नंबर, हमको याद नहीं क्या है पेज नंबर, देखोगे आगे अब लेक्चर 59 का रफ कॉपी में समझ में आएगा सेलर का चलो ठीक है, हम समझाते हैं कि भाई एलिमिनेशन कैसे करेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट तुमको समझा दे कि एलिमिनेट करना है, लेकिन जर्नल एंट्री क्या होगा। जर्नल एंट्री फॉर एलिमिनेशन समझने से पहले तुमको समझना होगा कि रिकॉर्ड कब किए थे। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, रिवर्सल। तो रिकॉर्ड क्या किए थे, उसी को रिवर्स कर देंगे। तो रिकॉर्ड क्या किए थे, अगर पेरेंट A है, सब्सिडरी B है, तो पेरेंट एट द टाइम ऑफ सेल क्या रिकॉर्ड किया होगा अपने SFS में, B अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। और उसके P&L में, A के P&L में लिखाया होगा बाई सेल्स 100 रुपीज़। ठीक। B में आते हैं जो सब्सिडरी है, वो क्या एंट्री किया होगा परचेज के टाइम, परचेज अकाउंट डेबिट टू A 100 रुपया से, ये भी 100 रुपया से, ये भी 100 रुपया से। तो B का जो P&L बनेगा उसमें टू परचेज लिखेगा 100 रुपया से। ओके, परफेक्ट। एक और चीज़ भूल गया, A जो होगा उसका P&L में बाई सेल्स 100 तो हुआ, लेकिन 100 के ऊपर 20 रुपये का प्रॉफिट भी होगा, तो 2 GP 20 रुपया। तो दो को P&L तुमको दिख रहा है, एक A का P&L, एक B का। A में 2 सेल्स 100 रुपया और GP 20 रुपया, B का 2 परचेज 100 रुपया। ठीक है। ईयर एंड पे क्या पता चल रहा है कि B कोई सामान बेचा ही नहीं, पूरा का पूरा इन्वेंट्री इसी के पास है। तो इन्वेंट्री B भले ही 100 रुपया पे दिखा रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू 80 रुपया है। ट्रू। तो हम लोग जब CFS बनाएंगे तो A का सारा P&L का आइटम और B का P&L का सारा आइटम सब CFS में जाएगा, A + B बन के। तो हमको एलिमिनेट करना होगा, ये सेल इसी को किया है तो इसका सेल 100 से कम करो, इसका सेल्स 100, इसका परचेज 100 से कम करो। तो जब दोनों को 100 से माइनस करोगे तो हम लोग मान लेते हैं कि, हम इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मान लेते हैं कि A और B दुनिया में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, एक ही लाइफ में ट्रांजैक्शन का, वो भी इंटर कंपनी। तो इस 100 का सेल किया था, इस 100 का परचेज किया था। तो जब CFS बनेगा P&L का, CFS बनेगा A एंड B का और P&L बना रहे CFS में, तो परचेज 0 हो जाएगा क्योंकि एलिमिनेट करती है परचेज को, और सेल भी 0 हो जाएगा। परफेक्ट। तो जब सेल 0 हो गया तो जो GP है, GP क्यों हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन कैंसिल हो रहा है तो GP भी कैंसिल, तो GP भी 0 हो जाएगा। परफेक्ट है, समझ में बात, खत्म, क्लीन। ये तुमको एक तरीके से हम CFS बता दिए कि क्यों वहाँ पे 0 होना चाहिए, क्यों वहाँ पे हमको कम करना है, तब हमको एक्चुअल पता चलेगा कि हाँ भाई कोई सेल नहीं हुआ, कोई परचेज नहीं हुआ, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं है, तब क्लीन पिक्चर मिलेगा। इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा एलिमिनेट करने का, दो चीज़ एलिमिनेट करना है पहले, एक तो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको और जो प्रॉफिट हुआ है उसको। ट्रांजैक्शन को एलिमिनेट करने के लिए उस टाइम ट्रांजैक्शन क्या हुआ था, 2 सेल्स, ये क्या था, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज को खत्म करने के लिए परचेज क्रेडिट, सेल्स को खत्म करने के लिए सेल्स को डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, 2 परचेज करोगे तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन खत्म, तो सेल्स टू परचेज ट्रांजैक्शन खत्म। ठीक है। प्रॉफिट कम करना है, प्रॉफिट कैसे खत्म होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो प्रॉफिट को कैंसिल करने के लिए प्रॉफिट को डेबिट कर दो, P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। भाई एक बात बताओ, P&L डेबिट हुआ समझ में आया, लेकिन इन्वेंट्री को कम क्यों किया, इन्वेंट्री भाई वही उतना से क्या समझा रहे थे कि इन्वेंट्री उसके पास बचा हुआ है लेकिन उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। ट्रू। तो हमको इन्वेंट्री का भी दाम प्रॉफिट से कम करना है ना, तो प्रॉफिट कम कर, तो इन्वेंट्री को प्रॉफिट, इन्वेंट्री में से प्रॉफिट हटाना है, तो इन्वेंट्री को कम करेंगे, तो इन्वेंट्री का जनरल बैलेंस डेबिट होता है, तो 2 इन्वेंट्री करोगे तो क्रेडिट हो गया, मतलब कम हुआ, और उसको कितना से कम करना है, जितना उस इन्वेंट्री में प्रॉफिट घुसा हुआ है।
परफेक्ट। तो क्या एंट्री देंगे हम लोग एलिमिनेशन का? पहला एंट्री जो भी ट्रांजैक्शन उसका उल्टा, दैट इज यहाँ पे सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज, खत्म। जो प्रॉफिट स्टिल इंक्लूडेड है तुम्हारा स्टॉक में, जो स्टॉक तुम्हारे पास रखा हुआ है उसमें जो प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट करना है। तो क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, बस बात खत्म। क्लीन एंड क्लियर, एकदम दिमाग साफ सुथरा, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो हम लोग एंट्री दिए हैं ये किसके बुक्स में एंट्री होगा? किसके बुक्स में एंट्री क्या होगा? सीएफएस में एंट्री होगा। और सीएफएस कौन बना रहा है? पेरेंट। तो किसी के बुक्स में एंट्री नहीं होगा, ये सीएफएस में एंट्री हो रहा है। ट्रू। तो दो एंट्री हुआ है, परचेज सेल वाला और उसके बाद प्रॉफिट वाला। ऐसे दो एंट्री दे सकते हैं, लेकिन आईसीआई मिक्स एंट्री देता है। आईसीआई क्या मिक्स एंट्री देता है? सेल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट अकाउंट टू इन्वेंट्री अकाउंट। ये कैसे हुआ हमको समझ नहीं आया, चलो समझते हैं। पहले एंट्री था सेल टू परचेज, फिर आया प्रॉफिट टू इन्वेंट्री, ये सबको मिक्स कर दिया गया। सेल डेबिट था तो चलो कंसोलिडेटेड में सेल डेबिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट कम कर लेंगे, टू इन्वेंट्री था तो टू इन्वेंट्री आ गया। यहाँ पे एक बीच में आया हुआ है टू पी एंड एल कंसोलिडेटेड एंट्री में। तो ये टू पी एंड एल क्यों आया भाई? हम लोग जब एक एक एंट्री दिए थे तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री किए थे, तो वहाँ तो पी एंड एल डेबिट हुआ था। तो यहाँ पे क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्रेडिट इसीलिए हो रहा है क्योंकि याद करो, सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज किए थे, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड में परचेज का तो कोई बात नहीं हुआ, बोला हुआ है। तो ऐसे क्या किया है कि परचेज जितना से क्रेडिट हुआ था और पी एंड एल जितना से डेबिट हुआ था, दोनों को नेट इफेक्ट करके पी एंड एल का जो भी अमाउंट आएगा उसको वहाँ लिखेगा। तो एंट्री क्या बन जाएगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल टू इन्वेंट्री। ऐसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, समझे? ऐसे एलिमिनेट होगा। और ये एलिमिनेशन कहाँ होता है? सीएफएस में। एसएफएस में तो सेल दिखाएगा ही, और पेरेंट अपना सेल दिखाएगा ही, और सब्सिडियरी अपना परचेज दिखाएगा ही अपने अपने एसएफएस में। लेकिन जब सीएफएस बनेगा तो दोनों का जब सामान ला रहे हैं हम लोग अपने बुक्स में, मतलब सीएफएस में, तो एलिमिनेशन करके तब एक्चुअल दिखाना होता है। एलिमिनेशन कहाँ होता है? सीएफएस में। ओके, परफेक्ट, ठीक, आ गया बात समझ में। तो भाई इसके वजह से जो भी हम लोग अभी बात किए कि सेल कम करना है, परचेज कम करना है, तो हमारा जो 5 स्टेप करते थे, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5, उसमें कुछ एडजस्टमेंट, हाँ भाई एडजस्टमेंट होगा। क्या एडजस्टमेंट होगा? एक ही एडजस्टमेंट होगा। एक एडजस्टमेंट इन द सेंस, दो एलिमिनेशन कर रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन का, एक प्रॉफिट का। ट्रांजैक्शन का एडजस्टमेंट हमको नहीं करना है 5 स्टेप में। एक क्योंकि पी एंड एल हम लोग नहीं बनाते, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो बैलेंस शीट को इफेक्ट करने के लिए सिर्फ दूसरा जो एलिमिनेशन है, डेट इज प्रॉफिट को लेके, वो इफेक्ट करता है। क्या इफेक्ट करता है भाई? ये जो प्रॉफिट है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, ट्रू प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। तो जो प्रॉफिट कम कर रहे हैं वो किसका कम होगा भाई? जो प्रॉफिट बुक किया था, तो जो सेलर होगा उसका प्रॉफिट बुक होगा, तो हम लोग उसका कम कर देंगे। तो ये जो 5 स्टेप में तो 2 आदमी का बात हम लोग कर रहे होते हैं, एक एनसीआई का और एक पेरेंट का। तो किसका प्रॉफिट कम करें? उसका प्रॉफिट कम करो जो बेचा है। अगर सब्सिडियरी को बेचा है तो पेरेंट का प्रॉफिट कम करना है स्टेप 5 में, ठीक है। अगर सब्सिडियरी पेरेंट को बेचा है तो वो स्टेप 2B में खत्म होगा। स्टेप 2B में हम लोग प्रॉफिट कम करेंगे, एनसीआई का प्रॉफिट कम नहीं करेंगे। इसका लॉजिक क्या है हम समझाएंगे, लेकिन अभी नहीं, रुक जाओ, ठीक है। क्लीन एंड क्लियर, आ गया बात समझ में? परफेक्ट। तो इसको लेके हम अभी जब क्वेश्चन आएगा तो बताते हैं क्या है क्वेश्चन। समरी है पेज नंबर 30.10 पे, एक समरी सर दिए हैं, टेबल सर दिए हुए हैं। क्या है? देखो 30.10 पे एक समरी सर दिए हैं। हाँ, एक और बात बोलना है हमको। क्या? कि एक बात बताओ, अगर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुआ है तो क्या एलिमिनेशन नेसेसरी है? हाँ भाई, एलिमिनेशन नेसेसरी है क्योंकि वो सीएफएस में जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुआ लेकिन बिफोर हमारा बीच का रिलेशन, दैट इज 1 अक्टूबर 12 को हम अक्वायर कर रहे हैं बिजनेस को, और उसके बाद कुछ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इससे पहले अगर डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन, इंटर रिलेटेड कंपनी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, और उसका कोई भी एलिमिनेशन तुमको करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना बात कर रहा होगा, वो अपना बात कर रहा होगा। यहाँ पे तब जाकर डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद दोनों इक्वल हुआ है ना, समझे? ओके, तो वही 30.10 पे दिया हुआ है कि अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन,
जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो बिफोर डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ है, तो क्या कुछ भी हम लोग जो सेल एंड परचेज का जो ट्रांजैक्शन है उसका एलिमिनेशन करेंगे? नहीं करेंगे। क्या यूआरपी दैट इज प्रॉफिट उसका एलिमिनेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो देखो स्टार्टिंग में नो। सेकंड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ है, तो मतलब तो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और इन्वेंट्री जो है वो बिका नहीं है, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड। तो पहला चीज तो श्योर है कि जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको एलिमिनेट करना होगा, तो क्या एलिमिनेट कर दोगे? क्या यूआरपी एलिमिनेट करोगे? जो प्रॉफिट एलिमिनेट करोगे? हाँ करेंगे एलिमिनेट। क्यों? क्योंकि अभी भी इन्वेंट्री बचा हुआ है, वो बिका नहीं है। ओके ठीक है। तीसरा आते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज आफ्टर डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ पहले उसको तो एलिमिनेट करेंगे। लेकिन इन्वेंट्री बिक गया है, तो इन्वेंट्री अगर बिक गया है पूरा, तो क्या हम लोग अभी प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे? प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिख रहा है मतलब उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड ही नहीं है, तो हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो प्रॉफिट को एलिमिनेट करने का जरूरत नहीं है। ट्रू, वेरी। लास्ट, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद है, मतलब इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको एलिमिनेट करना होगा, तो परचेज सेल एलिमिनेट। लेकिन जो इन्वेंट्री सिर्फ 50% बिका है, तो क्या पूरा प्रॉफिट को एलिमिनेट कर देंगे या सिर्फ 50% प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे? भाई सिर्फ 50% प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ 50% इन्वेंट्री बचा हुआ है, इसलिए सिर्फ 50% प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड होगा, तो सिर्फ 50% प्रॉफिट का एलिमिनेशन करेंगे। परफेक्ट। एक लाइन तो क्लियर है कि हमको ट्रांजैक्शन को तो एलिमिनेट करना ही है, सेल परचेज का जो ट्रांजैक्शन है उसको एलिमिनेट करना ही करना है। कब ये करना है? तीनों केस में। कब? जब ट्रांजैक्शन डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हो रहा है। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तब इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। उससे पहले प्रॉफिट का एलिमिनेशन ट्रांजैक्शन से कोई मतलब ही नहीं है हमको, कुछ भी करो तुम। लेकिन एक्विजिशन के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो श्योर है, पहला चीज श्योर है, अगर ट्रांजैक्शन डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हुआ है तो तुमको परचेज सेल खत्म करना होगा। प्रॉफिट खत्म करना है कि नहीं वो डिपेंड करेगा कि इन्वेंट्री बचा है कि नहीं, बस उस पर। परफेक्ट, वेरी गुड, क्लीन एंड क्लियर। चलो ठीक है, अब इसका एक एडवांस टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यूआरपी एलिमिनेशन करके ही लेके। हम लोग ट्रांजैक्शन को तो पता श्योर हो गया कि कोई भी डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद होगा तो ट्रांजैक्शन का एलिमिनेशन करेंगे, लेकिन प्रॉफिट का एलिमिनेशन कैसे कैसे होना है वो अब हम लोग और सीखेंगे, ठीक है। तो यूआरपी एलिमिनेशन दो को पार्ट है यूआरपी एलिमिनेशन का, दो तरीके से। एक बात बताओ, अगर पेरेंट सब्सिडियरी को बेच रहा है तो किसका यूआरपी एलिमिनेट होगा? जो सेलर है, जिसका प्रॉफिट बुक हुआ है, तो पेरेंट का यूआरपी एलिमिनेट होगा। अगर सब्सिडियरी अगर पेरेंट को बेच रहा है तो किसका यूआरपी एलिमिनेट होगा? सेलर का, जो सब्सिडियरी है। जो सेलर होगा उसका यूआरपी एलिमिनेट होगा। लॉजिकल, वेरी लॉजिकल ना। यहाँ पे पेरेंट बेच रहा था तो पेरेंट का यूआरपी खत्म होगा, अगर सब्सिडियरी बेच रहा था तो सब्सिडियरी का यूआरपी कम होगा। परफेक्ट। पेरेंट जब सब्सिडियरी को सामान बेचता है तो उसको कहते हैं हम लोग डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन। और जब सब्सिडियरी पेरेंट को बेच रहा होता है तो उसको कहते हैं अपवर्ड ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? अपवर्ड ट्रांजैक्शन। ऐसा क्यों? पेरेंट बड़ा होता है हर वक्त, तभी तो पेरेंट है भाई। सेलर सब्सिडियरी छोटा होगा, तो पेरेंट अगर सब्सिडियरी को कुछ बेच रहा है तो दैट इज डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर सब्सिडियरी पेरेंट को कुछ बेच रहा है तो दैट इज अपवर्ड ट्रांजैक्शन। परफेक्ट, वेरी गुड। तो भाई जब डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन होगा तो सेलर कौन है? पेरेंट। तो यूआरपी किसका खत्म होगा? पेरेंट का। अगर अपवर्ड ट्रांजैक्शन है तो सेलर कौन है? सब्सिडियरी। तो यूआरपी किसका खत्म होगा? सब्सिडियरी का। ठीक है भाई, एक बात बताओ, मान लिया कि पेरेंट का हमको यूआरपी खत्म करना है। पेरेंट का यूआरपी कैसे खत्म होता है? व्हाट इज यूआरपी? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो पेरेंट का प्रॉफिट कम करना है। पेरेंट का प्रॉफिट कहाँ आ रहा होता है? स्टेप 5 में। स्टेप 5 क्या होता है? अदर इक्विटी इन सीएफएस। तो अदर इक्विटी सिर्फ पेरेंट का, तो पेरेंट का अदर इक्विटी जो भी होता है उसमें सारा प्रॉफिट होता है। तो जो भी यूआरपी एलिमिनेट होगा वो अदर इक्विटी से एलिमिनेट हो जाएगा स्टेप 5 का। कब? जब ये डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन है, जब पेरेंट बेच रहा है। परफेक्ट, वेरी गुड। लेकिन जब अपवर्ड ट्रांजैक्शन है, दैट इज सब्सिडियरी पेरेंट को बेच रहा है, तो जो यूआरपी का जो एलिमिनेशन होगा वो होगा स्टेप नंबर 2B में। कहाँ होगा? स्टेप नंबर 2B में। क्यों भाई? स्टेप 2B में क्यों होगा? एनसीए में होना चाहिए ना। बताते हैं लॉजिक, ठीक है, सुनो। स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 2 इज आईएनए एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, अभी 2B में आओ। 2B क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट सब्सिडियरी कमाया है आफ्टर एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो आफ्टर एक्विजिशन जो भी प्रॉफिट सब्सिडियरी कमाया है वो अमाउंट,
ट्रू। ये अमाउंट को हम लोग किसको किसको देते थे, एनसीआई को और पेरेंट को, क्योंकि ये प्रॉफिट है किसका, सब्सिडरी का, लेकिन एक्चुअल किसका हुआ, पेरेंट का। तो इसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी हमको देना पड़ता है, सब्सिडरी का प्रॉफिट हमको देना पड़ता है किसको, पेरेंट को। ट्रू। एक और बात लाइन में याद रखो, स्टेप 2 किसका चीज होता है, आईएनए और पोस्ट एक्शन प्रॉफिट किसका है, सेलर का। आईएनए ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेलर, पोस्ट एक्शन प्रॉफिट ऑफ सेलर। सच बात है ना कि जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होता है वो किसका होता है, सेलर का, पेरेंट का नहीं होता है। श्योर। तो पेरेंट का सब्सिडी का प्रॉफिट है वो, ये जो सब्सिडी का प्रॉफिट है वही जाता है पेरेंट के पास, वही जाता है एनसीआई के पास। परफेक्ट। हम लोग अभी क्या बोल रहे थे कि सेलर कौन था हमारे पास, सब्सिडरी सेलर था। तो यूआरपी हम लोग एलिमिनेट कर रहे थे सब्सिडरी के प्रॉफिट से। तो ये जो हम लोग अभी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लिए, किसका प्रॉफिट है, सेलर का। तो सेलर का प्रॉफिट कुछ रिकॉर्डेड था, उसी में सेलर पेरेंट कंपनी को कुछ बेचे हुए था, लेकिन वो इन्वेंट्री बचा हुआ है उसके पास, तो प्रॉफिट इस दोनों कंपनी के बीच में ही है। तो प्रॉफिट किसको कम करना होगा, सेलर सब्सिडरी कंपनी को। तो सब्सिडरी का कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अपना दिखा रहा था उसको तुमको कम करना होगा। तो इसका जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसमें से यूआरपी एलिमिनेट करोगे, तो यूआरपी एलिमिनेट हो जाएगा, तब जाके जो प्रॉफिट बचेगा वो पेरेंट और वो एनसीआई में जाएगा। समझे, क्लियर हुआ बात क्या, कि अगर डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन है, मतलब पेरेंट अगर सामान बेचा है तो प्रॉफिट कौन खत्म करेगा, पेरेंट कहां से खत्म करेगा, स्टेप 5 से। लेकिन जब सब्सिडी बेचा है, जब अपवर्ड ट्रांजैक्शन है, तो सब्सिडी अपना प्रॉफिट कैसे कम करता है, सब्सिडी का प्रॉफिट कहां हम लोग बात करते हैं, सब्सिडी का प्रॉफिट हम लोग बात करते हैं स्टेप 2B में, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में, वहां पे हम लोग सब्सिडी का बात करते हैं। तो वहां हम लोग प्रॉफिट कम करेंगे, ना कि एनसीआई में। एनसीआई अलग चीज है, वो सब्सिडी नहीं, वो सब्सिडी का 30% का मालिक है, माइनर होल्डर है, वो अलग चीज है, उसका वो दूसरा कंपनी हो सकता है। हम ए है, मेरा सब्सिडी बी है, बी का 30% शेयर होल्डर सी है, तो सी का प्रॉफिट का हमको से क्या मतलब है, एनसीआई से हमको कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट किसका कम होगा, एनसीआई का प्रॉफिट थोड़ी कम होगा, प्रॉफिट कम होगा सब्सिडरी का जो बेचा है, और प्रॉफिट सब्सिडरी का कम होगा तो इनडायरेक्टली पेरेंट का भी कम होगा और उसका भी कम होगा। क्लीन एंड क्लियर, वेरी गुड। और जर्नल एंट्री क्या होता है भाई, प्रॉफिट कम करने का, यूआरपी एलिमिनेशन का, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट दैट इज P&L अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री भी कम करना होता है। और कितना प्रॉफिट कम करना है, जितना प्रॉफिट अभी उसकी इन्वेंट्री मान लाएंगे, बस वैसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड, परफेक्ट। इसको लेके आगे क्वेश्चंस हैं वो देख लेना, ठीक है, बन जाएंगे। अब एक और चीज़ हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को ये जो यूआरपी का जो एलिमिनेशन कर रहे हैं ना मेरे भाई, उसके ऊपर हमको डेफर टैक्स का भी इफेक्ट देना है। अरे बाप रे बाप, क्या क्या बोल रहा है भाई। पहले तुमको इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन के वजह से 2 ट्रांजैक्शन खत्म करना पड़ता है, एक इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन परचेज सेल, ऊपर से यूआरपी एलिमिनेशन। फिर यूआरपी एलिमिनेशन करने के लिए भी तुम जो 2 चीज़ सिखाया, क्या सिखाया कि यूआरपी एलिमिनेशन उसके बुक से होगा जो बेच रहा है, तो उसको लेके सीखे कि अगर पेरेंट बेच रहा है तो स्टेप 5 से, अगर सब्सिडी बेच रहा है तो स्टेप 2B, ठीक है। ये चीज़ अभी सीखें, अभी बापरे बापरे करके कर दिए, लेकिन कितना ईजी चीज़ है, एकदम नॉर्मल सा चीज़ है कि इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको एलिमिनेट कर दो, तो जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको एलिमिनेट किया, जो ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट हुआ है उसको एलिमिनेट करो। प्रॉफिट किसके बुक से एलिमिनेट होगा, जो बेच रहा है, पेरेंट बेचेगा तो स्टेप 5 से, सब्सिडी बेचेगा तो स्टेप 2B से, ईजी। ओके, समझ में आ गया। अब एक और चीज़ सीखना है कि ये जो प्रॉफिट एलिमिनेट कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर जो डेफर टैक्स बन रहा है उसका अकाउंटिंग कैसे होगा, हमको वो सीखना है। ठीक है भाई, चलो सीखते हैं। ये जो हम लोग डेफर टैक्स ढूंढ रहे हैं वो क्यों ढूंढ रहे हैं, ड्यू टू यूआरपी एलिमिनेशन, ना कि ड्यू टू एक्विजिशन। ड्यू टू एक्विजिशन हम लोग ये वाला डेफर टैक्स नहीं ढूंढ रहे हैं, ये डेफर टैक्स ढूंढ रहे हैं ड्यू टू यूआरपी एलिमिनेशन, ठीक है। ओके, ड्यू टू एक्विजिशन जब हम लोग डेफर टैक्स ढूंढते थे तो फॉर्मूला होता था पर्टिकुलर्स कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस टैक्स। ये जो कैरिंग अमाउंट होता था दैट यूज टू बी इक्वल टू फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और टैक्स बेस कैरिंग अमाउंट होता था। ये वाला तब यूज करते थे जब हम लोग डेफर टैक्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ढूंढते थे। लेकिन जब हम लोग डेफर टैक्स ड्यू टू यूआरपी ढूंढ रहे हैं तो नॉर्मल डेफर टैक्स का कैलकुलेशन, व्हाट इज नॉर्मल डेफर टैक्स का कैलकुलेशन, पर्टिकुलर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस टैक्स। ये जो कैरिंग अमाउंट है वो कैरिंग अमाउंट ही रहेगा और टैक्स बेस ही रहेगा, इसको किसी और से हमको मैच करने का जरूरत नहीं है, ठीक है।
परफेक्ट, ओके। एक बात बताओ, डेफर टैक्स कब आता है भाई? डेफर टैक्स तब आता है जब कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में कुछ डिफरेंस होता है, तभी डिफरेंस के ऊपर टैक्स बनता है। तो हमारे क्वेश्चन में जब यूआरपी एलिमिनेट हो रहा है तो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस कैसे आ रहा है बताते हैं। तुम यूआरपी जब एलिमिनेट करोगे तो तुम सिर्फ अकाउंट्स में एलिमिनेट कर पाओगे। यूआरपी एलिमिनेट मतलब प्रॉफिट कम और इन्वेंट्री कम। ट्रू, वेरी ट्रू। अभी तक हमको जो पता है कि डेफर टैक्स हम लोग निकालते हैं बैलेंस शीट आइटम में, तो प्रॉफिट कम हुआ तो उसको साइड कर दो। अभी हम लोग इन्वेंट्री के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री भी कम हुआ था, तो इन्वेंट्री सिर्फ अकाउंट्स में तुम कम कर पाओगे। ये जो यूआरपी एलिमिनेशन है सिर्फ अकाउंट्स में होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक एज पर अकाउंट्स कम हुआ होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एज पर टैक्स बेस कुछ और होगा, क्योंकि उसमें यूआरपी एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो कैरिंग अमाउंट कम होगा, टैक्स बेस कुछ और होगा, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब इस डिफरेंस के ऊपर तुमको डेफर टैक्स निकालना है। आ गया बात समझ में? वेरी गुड, परफेक्ट। एक और बात इससे क्लियर है क्या कि ड्यू टू यूआरपी जो हमारा कैरिंग अमाउंट होगा वो हर वक्त कम ही होगा और टैक्स बेस ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि यूआरपी का मतलब ही क्या है, हम लोग यूआरपी एलिमिनेशन का क्या मतलब है कि हम लोग प्रॉफिट कम कर रहे हैं, तो जो भी कैरिंग अमाउंट होगा वो कम ही होगा और टैक्स बेस ज़्यादा ही होगा, ये हर वक्त श्योर है। ट्रू, वेरी ट्रू। आइटम कुछ भी और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कैरिंग अमाउंट श्योर है कि कम ही होगा। परफेक्ट, ओके, ठीक है, आ गया बस समझ में। तो ये जो डिफरेंस है यार कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के ऊपर, तो उसके ऊपर डेफर टैक्स निकालोगे, ठीक है। इस डेफर टैक्स का तुमको क्या करना है? क्या करना है? नॉर्मल चीज सोचो भाई, डेफर टैक्स क्यों बन रहा है? ड्यू टू यूआरपी एलिमिनेशन। यूआरपी एलिमिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हुआ था। ट्रू। तो जो डेफर टैक्स का एडजस्टमेंट होगा वहीं पे होगा जहां पे यूआरपी का एलिमिनेशन हो रहा है। डेफर टैक्स एडजस्टमेंट कहाँ होगा? जहां यूआरपी का एलिमिनेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेफर टैक्स क्यों आया है? जस्ट बिकॉज ऑफ यूआरपी एलिमिनेशन। तो भाई यूआरपी का एलिमिनेशन कहाँ होता है? वो तो डिपेंड करता है भाई कि सेलर कौन है। अगर सेलर पेरेंट होता था तो यूआरपी का एलिमिनेशन स्टेप 5 में होता था। अगर सेलर सब्सिडियरी होता था तो उसका यूआरपी का एलिमिनेशन 2B में होता था। तो इसीलिए अगर डेफर टैक्स आ रहा है तुम्हारे यूआरपी एलिमिनेशन के ऊपर, तो तुमको डेफर टैक्स एडजस्टमेंट वहीं करना जहाँ यूआरपी एलिमिनेशन का बात हुआ है। तो अगर पेरेंट के पास यूआरपी एलिमिनेशन हो रहा है तो डेफर टैक्स भी वहीं पे जाके होगा एडजस्ट। अगर तुम्हारा सब्सिडी की वजह से अगर यूआरपी एलिमिनेशन हो रहा है तो वहीं पे जाकर डेफर टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। ओके, डेफर टैक्स एडजस्ट होने का मतलब क्या? अपने एग्जांपल में इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट कम हो गया है, यूआरपी एलिमिनेशन की वजह से टैक्स बेस ज़्यादा है, तो कैरिंग अमाउंट बढ़ा रहे हैं। आइटम क्या है? इन्वेंट्री, एसेट। तो एसेट को बढ़ाना मतलब डीटीए। डीटीए है मतलब प्लस करना होगा। क्या करना होगा? डीटीए होगा तो प्लस करना होगा, समझे? तो अगर पेरेंट अगर बेचा है तो यूआरपी एलिमिनेशन किए, पेरेंट का अदर इक्विटी स्टेप 5 में कुछ होगा, यूआरपी एलिमिनेशन, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको माइनस करोगे। लेकिन यूआरपी एलिमिनेशन की वजह से क्या हो रहा है? डीटीए, तो तुमको प्लस करना होगा डेफर टैक्स। तो तुम्हारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा स्टेप 5 का? स्टेप 5 का फॉर्मूला होगा डे 1 अदर इक्विटी माइनस यूआरपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट प्लस डेफर टैक्स। तो अब तुम्हारा जाके ईयर एंड अदर इक्विटी आ जाएगा पेरेंट का। ये कब होगा? जब पेरेंट बेचा था। लेकिन जब सेलर सब्सिडी बेचा है तो स्टेप 2B में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सेलर माइनस यूआरपी प्लस डेफर टैक्स एसेट, तो आएगा तुम्हारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। समझे? इसको याद करने का तरीका यही है मेरे भाई कि डेफर टैक्स कहाँ एडजस्ट होगा? वहाँ एडजस्ट होगा जहाँ यूआरपी का एडजस्ट हो रहा है। यूआरपी कहाँ एलिमिनेट होता है? जो बेचा है। क्लियर, क्लीन, परफेक्ट, आगे समझ में। एक और बात इसमें तुमको हिंट और याद करने का तरीका, जो पिछले लेक्चर में बोले थे कि भाई रिवैल्यूएशन गेन होगा तो DTL बनेगा, रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो DTA बनेगा। तुमको पता है ये बात? सही बात है। यहाँ पे यूआरपी एलिमिनेशन हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है, एक तरीके से लॉस हो रहा है, तो लॉस के ऊपर क्या बनेगा? DTA। बस, तो जहाँ पे भी तुम्हारा यूआरपी एलिमिनेट होगा वहाँ DTA ही बनेगा। चाहे कितना भी क्वेश्चन तुम बना लो, एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना कि जहाँ भी तुम्हारा यूआरपी एलिमिनेट हो रहा है मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है, तो वहाँ DTA ही बनेगा। इसलिए DTA हर वक्त जाके ऐड होगा, तो हर वक्त माइनस यूआरपी होगा और प्लस DTA होगा जहाँ भी जाके। चाहे पेरेंट बेचेगा तो उसका स्टेप 5 में, सेलर बेचेगा तो स्टेप 2B में। बस, इजी, क्लीन एंड क्लियर। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या सीखे कि जब भी इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हो रहा है
मतलब रिलेटेड इंटर कंपनी रिलेटेड इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो हमको दो चीज़ एलिमिनेट करना होगा सीएफएस में। एक तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको, और जो प्रॉफिट जो हुआ है उसको। प्रॉफिट किसके बुक से? जो बेच रहा है, और ड्यू टू दिस यूआरपी डेफर टैक्स भी बनेगा, तो उसी के बुक्स में जाके वो एडजस्टमेंट भी होगा। वेरी इजी। ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करने का फॉर्मूला सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज, प्रॉफिट को एलिमिनेट करने का फॉर्मूला प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। उसके आगे जाके काम करते चल जाना, आंसर तुम्हारा बनते चल जाएगा। बस इजी। इसको लेके अपने लेक्चर में क्वेश्चन सर बनवाए हुए हैं। क्या है क्वेश्चन? यस, पेज नंबर 191 कॉपी में, इलस्ट्रेशन नंबर 38, पेज नंबर 30.24। आते हैं 30.24 क्या है भाई? इलस्ट्रेशन 38, छोटा क्वेश्चन। अ पेरेंट ओन्स 60% ऑफ सब्सिडियरी। 60% पेरेंट के पास है, 40% एनसीआई। सब्सिडियरी सेल्स इन्वेंट्री टू पेरेंट फॉर 35,000 एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 ऑन सेल। सब्सिडियरी बेच रहा है इन्वेंट्री पेरेंट को, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। अपवर्ड ट्रांजेक्शन हुआ। सेलर कौन है? सब्सिडियरी। सामान कितना का बेच रहा है? 35,000 रुपये का, लेकिन उसका कॉस्ट कितना है? 20,000, क्योंकि प्रॉफिट है 15,000 का। 20,000 का सामान 15,000 के प्रॉफिट पे 35,000 में बेच रहा है। इन्वेंट्री इज इन द पेरेंट्स बैलेंस शीट एज एट ईयर एंड। जो सेलर सब्सिडी जो इन्वेंट्री बेचा है पेरेंट को, वो पेरेंट के बुक्स में ईयर एंड पे रखा हुआ है, मतलब इन्वेंट्री इसके पास है, तो जो भी प्रॉफिट ये रिकॉर्ड किया होगा वो इसके इन्वेंट्री में इंक्लूडेड होगा स्टिल। ट्रू। एग्जामिन द ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पास करना है। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुआ है तो तुमको एंट्री पास करना होगा एलिमिनेशन का। पहला तो श्योर है कि तुमको ये डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हुआ है, तो हमको जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको एलिमिनेट करो। तो सेल परचेज का, तो सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज कितना का? 35,000 रुपये का, तो दोनों का 35,000 कम कर दो। प्रॉफिट कम करना होगा, लेकिन प्रॉफिट कम करना है कि नहीं करना है वो चेक करना होगा। कैसे चेक करेंगे? यही देखना है कि इन्वेंट्री उसके पास है कि नहीं। अगर इन्वेंट्री नहीं होगा, बेच दिया होगा, तो प्रॉफिट कम करने का जरूरत ही नहीं है हमको। लेकिन उसके पास इन्वेंट्री है, क्या पूरा इन्वेंट्री है या फिर कुछ पार्ट बेच दिया? कुछ पार्ट नहीं बेचा भाई, पूरा इन्वेंट्री है। तो जितना भी ये प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था पूरा हमको खत्म करना होगा, क्योंकि उसके इन्वेंट्री में पूरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा और इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड होगा। लेकिन हमको सिर्फ इन्वेंट्री के कॉस्ट पे दिखाना है ना, प्रॉफिट एलिमिनेट करना होगा। तो 100% इन्वेंट्री बचा हुआ तो 100% प्रॉफिट होगा, तो 100% प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे। 100% प्रॉफिट एलिमिनेट करने का फॉर्मूला प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। लेकिन प्रॉफिट टू इन्वेंट्री, ये जो इन्वेंट्री है किसका बुक का इन्वेंट्री होगा? सॉरी, इन्वेंट्री बोल रहे हैं। ये जो प्रॉफिट है वो किसके बुक्स का होगा? जो सेलर है। कौन है सेलर? सब्सिडी सेलर है, तो सब्सिडी के बुक से ये जाएगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। और सेलर के बुक से इन्वेंट्री कैसे जाता है भाई? सेलर के बुक्स में इन्वेंट्री जाता है 2B में। 2B क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आने के बाद दैट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट माइनस यूआरपी एलिमिनेशन। ठीक है, टैक्स रेट नहीं दिया तो डेफर टैक्स नहीं बन रहा है, तो जो भी अमाउंट आया उस अमाउंट वही तुम्हारा हुआ किसका? प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सेलर। और ये डिवाइड होता है पेरेंट और एनसीआई को। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट कम हुआ, किसका प्रॉफिट कम हुआ? पेरेंट का भी कम हुआ और एनसीआई का भी प्रॉफिट कम हुआ। समझाए थे तुमको कि इनडायरेक्टली प्रॉफिट पेरेंट और एनसीआई दोनों का कम होगा जब सब्सिडियरी बेचेगा, लेकिन जब पेरेंट बेचेगा तो सिर्फ पेरेंट का कम होगा। क्यों? पेरेंट का बेचेगा तो सिर्फ स्टेप 5 में जाके कम होगा, सब्सिडी बेचेगा तो 2B में कम होगा, और 2B बाद में जाकर एलिमिनेट होता है पेरेंट और एनसीआई को। इसीलिए देखो पेज नंबर 30.25 पे सबसे ऊपर आंसर में सर लिखे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखवाए, द रिडक्शन ऑफ ग्रुप प्रॉफिट ऑफ 50,000 इज एलोकेटेड बिटवीन द पेरेंट एंड एनसीआई इंटरेस्ट इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट 60% एंड 40%। समझे? वेरी इजी। ओके, अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 39 पे। वो क्या है? इन अबव इलस्ट्रेशन अज्यूम दैट इट इज द पेरेंट दैट मेक्स द सेल, मतलब डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन है। पेरेंट ओन 60% ऑफ द सब्सिडियरी, पेरेंट सेल सम इन्वेंटरी टू सब्सिडियरी 35,000, मेक्स अ प्रॉफिट 15,000, ग्रुप्स एंड बैलेंस शीट ऑन द सेल। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें बोल रहा है क्या कि पेरेंट बेच रहा है। तो भाई सेम क्वेश्चन इन द सेंस क्या हुआ? सेम क्वेश्चन है तो इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन हुआ तो पहले ट्रांजैक्शन खत्म करो, तो सेल टू परचेज कर दोगे कितना से? 35,000 से। फिर उसके बाद तुमको ये कम करना है। क्या कम करना है? प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट कितना से कम होगा?
भाई अगर 100% इन्वेंट्री है तो 100% से कम होगा। इन्वेंट्री 100% है, देखो इस क्वेश्चन में 100% से प्रॉफिट कम कर दोगे, लेकिन ये जो प्रॉफिट कम होगा वो किसके बुक से होगा, वो पेरेंट्स के बुक से होगा। तो स्टेप 5 में खत्म होगा, अदर इक्विटी माइनस दिस। देखो नीचे लिखा हुआ होगा, इन दिस केस सिंस इट इज द पेरेंट दैट हैज मेड द सेल, रिडक्शन इन प्रॉफिट इज एलोकेटेड एंटायरली टू पेरेंट कंपनी। यहाँ एनसीआई को कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टेप 5 में एनसीआई है ही नहीं। समझे? परफेक्ट। ओके, तो हम लोग दो एंट्री देते हैं, सेल टू परचेज और प्रॉफिट टू इन्वेंट्री, ठीक है। लेकिन भाई सब हम लोगों का जर्नल एंट्री है, आईसीआई कंसोलिडेटेड देता है, समझे। तो एग्जाम में भी कंसोलिडेटेड ही एंट्री देना मेरे भाई, वहाँ मिस्टेक मत करना, ठीक है। वहाँ पे दूसरा इन्वेंट्री देने का जरूरत नहीं है। तो कंसोलिडेटेड एंट्री क्या होता है, सेल अकाउंट डेबिट टू P&L टू इन्वेंट्री। सेल कितना से हम लोग वहाँ डेबिट किए थे, 35,000 से 35,000। टू इन्वेंट्री कितना से कर रहे हैं हम लोग, कितना से इन्वेंट्री हुआ था हमारा, 15,000 से। 15,000 से दोनों के बीच का डिफरेंस 20,000, तो 20,000 चला गया, ठीक है। अगर ऐसे बैलेंसिंग फिगर से नहीं समझ में आया तो एक लॉजिक लगाओ, सेल जितना से हुआ वो 100% से जाएगा, क्योंकि सेल और परचेज का 100% से खत्म करते हैं, ठीक है। बाद में प्रॉफिट का हम लोग चेक करते हैं, तो जो भी सेल का डेबिट होगा वो 100% होगा। इन्वेंट्री हम लोग उतना से खत्म करेंगे, हम लोग इन्वेंट्री उतना भी दिखाएंगे जितना कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बचा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा इन्वेंट्री बचा हुआ था, तो उसका कॉस्ट कितना है, 20,000, तो 20,000 से। ट्रू। तो अगर जर्नल एंट्री हम अगर यहीं पे जर्नल एंट्री दे देते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, सेल्स टू पीएल टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का कॉस्ट क्या होगा, इन्वेंट्री टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सेल्स कंसोलिडेटेड सेल्स, क्योंकि सीएफएस का बात कर रहे हैं, और पीएल भी कंसोलिडेटेड। तो एंट्री क्या होगा, कंसोलिडेटेड सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड P&L टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। बस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 20, P&L में 15, इधर गया 35, खत्म। ऐसे याद करके क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, ऐसी जर्नल एंट्री देना है आईसीआई में, ठीक है। ओके, इलस्ट्रेशन 40 डन, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। क्या टैक्स रेट दिया हुआ था क्या 39 में? नहीं, टैक्स रेट नहीं। इलस्ट्रेशन 40 में देखोगे, ए लिमिटेड कोई पेरेंट कंपनी है जो बेच रहा है सब्सिडियरी को, डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। 200 का सामान 240 में बेच रहा है, 40 लाख का यूआरपी। 50% ऑफ दीज गुड्स आर लाइंग एट इट्स स्टॉक, मतलब 50% सामान बेच दिया, ठीक। बी हैज मेजर्ड इट्स इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ 120 लाख रुपया। शो द नेसेसरी एडजस्टमेंट CFS, अज्यूम टैक्स रेट 30%। लो, इसमें टैक्स रेट आ गया, मतलब डेफर टैक्स का तुमको बात करना है। फिर उसके बाद इसमें क्या बोल रहा है तुमको कि डाउनवर्ड ट्रांजैक्शन है, मतलब पेरेंट्स सेलर सब्सिडरी को बेच रहा है, तो प्रॉफिट का कम होगा पेरेंट का, ठीक है। स्टेप 5, ठीक है। चलो ढूंढते हैं। तो पहला तो श्योर है कि हमको इंटरकंपनी ट्रांजैक्शन जो हुआ है, दो को जर्नल एंट्री देना होता है, कंसोलिडेटेड बाद में करना। एक परचेज सेल का जो भी ट्रांजैक्शन उसको खत्म करो, तो सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज 100% जो भी अमाउंट है, कितना का अमाउंट है 240 का, तो 240 खत्म। अब तुमको प्रॉफिट कम करना है, लेकिन प्रॉफिट कम कब होता है, जब इन्वेंट्री रखा हुआ है, जिसको जो परचेज किया था उसके पास इन्वेंट्री है। तो इन्वेंट्री इसके पास कितना है, सिर्फ 50% इन्वेंट्री है, 50% बेच दिया है, तो प्रॉफिट इस 50% इन्वेंट्री में कितना परसेंट प्रॉफिट बचा होगा, सिर्फ 50% प्रॉफिट कम होगा, बचा हुआ होगा। तो प्रॉफिट कितना कम करना होगा, सिर्फ 50% प्रॉफिट टोटल कितना था 40 लाख रुपया, प्रॉफिट एक्चुअल में कम कितना होगा, सिर्फ 20 लाख प्रॉफिट। तो एंट्री का होगा प्रॉफिट अकाउंट डेबिट 20 लाख टू इन्वेंट्री 20 लाख। ओके, सेल टू परचेज 240 और प्रॉफिट टू इन्वेंट्री 20। कंसोलिडेटेड दोगे, सेल अकाउंट डेबिट 240, कंसोलिडेटेड सेल्स अकाउंट डेबिट 240 टू प्रॉफिट सम अमाउंट टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना है तुम्हारा 120 और 240 के बीच में फिर से आ गया तुम्हारा कितना, अरे एक मिस्टेक कर दिए ना तुम, क्या मिस्टेक कर दिए मेरे भाई, एक मिस्टेक तुम, बताते हैं क्या मिस्टेक की हो। अभी जर्नल एंट्री देने से पहले तुमको एक स्टेप्स वाइज भी तो बनाना होगा तुमको। ये जो प्रॉफिट कम हो रहा है, कहाँ प्रॉफिट कम हो रहा है, स्टेप 5 में, अदर इक्विटी में, ट्रू। तो वहाँ पे कम होगा। तो पेरेंट का टोटल प्रॉफिट कितना से कम होगा, एक तो तुम्हारा यूआरपी जितना है 20 लाख रुपया, उससे कम होगा। लेकिन यहाँ टैक्स रेट भी दिया हुआ है, तो जितना भी यूआरपी है उसके ऊपर तुमको डेफर टैक्स निकालना है। फॉर्मूला क्या दिए थे तुमको, यूआरपी के ऊपर जब डेफर टैक्स निकालना है तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का डिफरेंस, दैट इज यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा, कैरिंग अमाउंट क्या है इन्वेंट्री का 120 लाख रुपया, टैक्स बेस कितना होगा, सिर्फ 100 लाख रुपया होगा। क्यों, सॉरी कहाँ गया यार, हाँ, कैरिंग अमाउंट 100 लाख होगा, टैक्स बेस 120 होगा,
परफेक्ट। ऐसा क्यों होगा? क्वेश्चन में क्या तुमको बोल रहा है, 200 का सामान 240 में बेचा है, ठीक है। ये आदमी क्या कर रहा है कि 50%, 240 का 50% बेच दिया, मतलब 120 बेच दिया, तो इसके पास बचा कितना है, 120 का। तो इसके पास 120 का बचा है, मतलब 100 रुपये का कॉस्ट और 20 रुपये का प्रॉफिट। तो 20 रुपये एलिमिनेट कर रहे थे, तो अकाउंट्स में सिर्फ एलिमिनेट कर पाए, तो अकाउंट्स में इसका कैरिंग वैल्यू कितना है, 100 रुपया, लेकिन टैक्स बेस कितना है, 120। तो डिफरेंस 20 रुपया क्या गया। तो यूआरपी कितना है, 20 रुपया है ना, तो 20 रुपये के ऊपर डेफर टैक्स कितना बनता है तुम्हारा, 6 रुपया। डेफर टैक्स कहाँ एडजस्ट होता है, जहाँ यूआरपी एडजस्ट हुआ है। यहाँ यूआरपी कहाँ एडजस्ट हुआ है, स्टेप 5 में, क्योंकि पेरेंट बेच रहा है, तो डेफर टैक्स भी कहाँ एडजस्ट होगा, स्टेप 5 में जाके। और ये जो डेफर टैक्स है वो एसेट है कि लायबिलिटी, भाई यूआरपी लॉस है, तो डेफर टैक्स एसेट बनेगा, तो प्लस 6 रुपया। तो वैसे करके तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा बस। तो जब जर्नल एंट्री होगी तो जर्नल एंट्री क्या दोगे, सेल टू परचेज 240, उसके बाद प्रॉफिट अकाउंटेबल टू इन्वेंट्री 20, कंसोलिडेटेड दोगे तो सेल 240 टू कंसोलिडेटेड P&L टू इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना बचा हुआ है, 120 का, और वहाँ पे जो डिफरेंस है 240 और 140 के इसमें, तो 120 का। वैसे करके तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। परफेक्ट। इलस्ट्रेशन 40 हो गया। इलस्ट्रेशन 41, इसमें क्या बोल रहा है, अपवर्ड सेल है, इसमें 50% अननेसेसरी, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इलस्ट्रेशन 40 में जर्नल एंट्री नहीं पूछा था, इसमें इलस्ट्रेशन 41 में जर्नल एंट्री पूछ रहा है, तो बस हम लोग जर्नल एंट्री दे दिए हैं, देख लेना। परफेक्ट। एक चीज़ तुमको नहीं सिखाया क्या, जब डेफर टैक्स ड्यू टू डेफर टैक्स ड्यू टू यूआरपी कर रहे हो ना तुम, तो उस टाइम तुमको डेफर टैक्स का भी जर्नल एंट्री देना होता है। तो यहाँ पे क्या बनना था, डेफर टैक्स एसेट, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, डेफर टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट है तो डेबिट अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस, डेफर टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस। डेफर टैक्स एसेट बैलेंस शीट में गया, डेफर टैक्स एक्सपेंस P&L में जाएगा, तो दूसरा एंट्री क्या होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस। समझे, क्लियर, सॉरी, डेफर टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स एक्सपेंस उधर जाएगा, तो डेफर टैक्स एक्सपेंस टू P&L, तो वो प्लस कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री वहाँ पे दे देना। और एक और फॉर्मूला दिए हैं कि डेफर टैक्स का अमाउंट निकालने के लिए तुमको पूरा वर्किंग नोट बनाने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। डेफर टैक्स किसे बनता है, डिफरेंस पे, और ये हमारे क्वेश्चन में यूआरपी में डिफरेंस कब आ रहा है, क्योंकि एक में यूआरपी माइनस हो रहा है, एक में यूआरपी माइनस नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है, यूआरपी ही माइनस है। तो डिफरेंस सीधा तुमको पता है कि यूआरपी है, तो सिर्फ उस पर मल्टीप्लाई करके टैक्स रेट लगा दो, तो तुम्हारा डेफर टैक्स मिल जाएगा। और तुमको ये भी वो वर्किंग नोट बनाने का इसलिए भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको नहीं पता करना कि एसेट है कि लायबिलिटी है। श्योर है कि यूआरपी पे डेफर टैक्स बना दो, मतलब एसेट ही होगा वो, तो बस तुम बिना वर्किंग नोट बनाए हुए अमाउंट भी ढूंढ सकते हो, और डेफर टैक्स एसेट है कि लायबिलिटी वो भी ढूंढ सकते हो। ईजी, अमाउंट ढूंढ लोगे यूआरपी इंटू टैक्स रेट, और एसेट है वो तो पता ही तुमको, बस क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। आया बात समझ में, बस इजी। लेक्चर 59 पार्ट 2 खत्म।